नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, जिसमें हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर मनोविज्ञान, जिसका नाम है मानव विकास। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। इसमें पहला है मानव विकास के नियमों की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जानते हैं इसका आंसर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको हेडिंग दे दीजिएगा मानव विकास के नियम और सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिकों ने विकास को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा है, जिसमें कुछ नियमों के अनुसार बालकों में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। बालकों के शरीर और व्यक्तित्व का विकास कतिपय विशेष और निश्चित नियमों या सिद्धांतों के अनुसार ही होता है। यह नियम या सिद्धांत सभी प्रकार के बालकों के विकास पर लागू होता है। बालक के विकास के कुछ प्रमुख नियम बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला है कि विकास का एक निश्चित क्रम या प्रतिरूप होता है। तो समस्त प्राणी मात्र का विकास एक निश्चित प्रक्रम या निश्चित प्रतिरूप में होता है, किंतु यह आवश्यक है कि विभिन्न नस्लों के विकास की गति तथा सीमा एक ही होती है। एक नस्ल के सभी सदस्यों के विकास की गति तथा सीमा एक ही होती है। उदाहरण में अगर मनुष्य को ही लें तो सबसे पहले बालक बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है और बाद में फिर चलना सीखता है। या फिर जैसे पहले अगले दांत निकलते हैं, उसके बाद में फिर पीछे के दांत निकलते हैं। तो विकास के इस निश्चित प्रतिरूप के दो निश्चित नियम होते हैं, जिसमें पहला है ऊपर से नीचे की ओर चलने वाला क्रम, जिसको हम कहते हैं मस्तक की ओर से नीचे की ओर, पैर मतलब पैरों की उंगलियों तक में जो जिस प्रक्रम में विकास होता है वो प्रथम के अंदर। दूसरा है निकट से दूर का विकास का क्रम। प्रथम नियम के अनुसार विकास प्रारंभ में सिर के भाग में होता है और फिर धीरे धीरे पैरों की ओर, तथा द्वितीय नियम के अनुसार विकास सबसे पहले शरीर के केंद्र के पास वाले विभागों में होता है, जैसे पेट हो गया, पीठ हो गया, फेफड़े हो गए, फिर बाद में जांघ, पैर, ये सारे। दूसरा नियम है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसमें सबसे पहले बालक के संपूर्ण शरीर का सामान्य विकास होता है और बाद में विशिष्ट अंगों का। इसी प्रकार पहले बालक में शारीरिक तथा मानसिक प्रतिक्रियाएं सामान्य होती हैं और फिर विशेष। हम देखते हैं कि पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने में अपने संपूर्ण शरीर को चलाता है, फिर उनसे वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। इसी प्रकार पहले शिशु बड़ी वस्तुओं को देखता है, उसके बाद छोटी वस्तुओं को, क्योंकि प्रारंभ में उसमें देखने की शक्ति का विकास होता है और बाद में वह सूक्ष्म वस्तु या वस्तु के सूक्ष्म अंग के प्रति ध्यान एकाग्र करने लगता है। भाषा के विकास में भी यह नियम लागू होता है। तीसरा है कि विकास की गति निरंतर एवं अनवरत होती है। बाल विकास की गति गर्भावस्था से परिपक्वता तक निरंतर चलती रहती है और इसमें कभी व्यवधान नहीं पड़ता। यद्यपि कभी विकास की गति तीव्र तो कभी मध्यम होती है। कोई भी शारीरिक या मानसिक गुण अकस्मात प्रकट नहीं होते हैं। ये बच्चे के प्रयास से संभव होता है, क्योंकि उसका विकास धीरे धीरे होता है। चौथा है विभिन्न अंगों के विकास की विभिन्न गति होती है। बालक के शरीर तथा मन के भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। जन्म के समय शिशु के विभिन्न अंग एक समान नहीं होते हैं, बल्कि वे छोटे बड़े होते हैं। उन अंगों में अनुपात बना रहे, इसके लिए प्रकृति ने अध्ययन के द्वारा पता लगाया है कि मस्तिष्क 6 से 8 वर्ष तक की आयु में परिपक्व होता है, जबकि उसके हाथ, पैर तथा नाक का पूर्ण विकास हो जाता है किशोरावस्था तक। और यही बात हृदय तथा यकृत के विकास में भी सत्य है। मतलब किशोरावस्था तक शरीर का संपूर्ण विकास हो जाता है। सामान्य बुद्धि का विकास 14 से 15 वर्ष की आयु में हो जाता है, जबकि चिंतन, तर्क तथा निर्णय का विकास अपेक्षाकृत धीमे धीमे होता है। पांचवा है विकास की गति में वैयक्तिक भिन्नता स्थिर होती है।
जिन बालकों के तथा बालिकाओं के शारीरिक तथा मानसिक गुण का विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है और उनके इन गुणों का विकास बाद में भी तीव्र ही रहता है, इसके विपरीत जिन बालकों या बालिकाओं में शारीरिक तथा मानसिक गुणों का विकास प्रारंभ में मंद गति से होता है, उनके इन गुणों का विकास बाद में भी मंद गति से ही रहता है। वाल्डविन तथा इलिंगवर्थ के अनुसार जिन बालकों का कद आयु के पहले भाग में ऊंचा रहता है तो उनका आगे भी ऊंचा रहता है, और यही बात वजन के संबंध में भी पाया जाता है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर जितने ही भारी होते हैं या फिर जितने ही तो जो बचपन में मोटे होते हैं वो आगे चल कर के भी बड़े होने के बाद भी वो उनका शरीर उसी प्रकार से भरा पूरा पुष्ट होता है, और जो बचपन में बच्चे दुबले पतले से होते हैं वो आगे चल कर के भी दुबले पतले ही होते हैं। छठा है, प्रत्येक विकासावस्था की गति में वैयक्तिक भिन्नता की स्थिरता होती है। ये हो गया है। जो नेक्स्ट है हमारा छठा, प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। बाल मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया है, और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सभी अवस्थाओं तथा शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के अपने अपने गुण एवं विशिष्टताएं होती हैं। इन गुणों के आधार पर ही बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। शैशवावस्था में बालक अपने वातावरण की वस्तु पहचानने में अधिक रुचि लेते हैं। उसका प्रमुख गुण है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना। बाल्यावस्था में बालक मित्र मंडली बनाकर खेलने में बहुत अधिक रुचि लेता है, और इसी प्रकार उसमें सामाजिकता की भावना भी प्रबल होती जाती है। किशोरावस्था में उसके अनेक शारीरिक तथा मानसिक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में विपरीत योनि के प्रति अत्यधिक आकर्षण, स्वतंत्रता की प्राप्ति की प्रवृत्ति और वीर पूजा की भावना आदि के गुण पाए जाते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक अवस्था के अलग अलग गुण होते हैं। सातवां है, विकास की दृष्टि से अधिकांश गुणों में सह संबंध होता है। कुछ लोगों का विचार है कि जिस बालक में एक गुण का विकास तीव्र गति से होता है उसमें दूसरे गुण का विकास धीमा होता है, किंतु परीक्षणों के आधार पर उक्त विचार के विपरीत निष्कर्ष प्राप्त हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि सारे बालक मतलब एक बालक के अंदर अगर सारे विषयों को समझने की क्षमता होती है, मतलब सारे विषय उसके अच्छे होते हैं, सारे सब्जेक्ट उसके अच्छे होते हैं, पर कोई न कोई एक विषय में वो कमजोर अवश्य रहता है। तो ये इस बातों को मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि ये मिथ्या है, कि बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जिस बालक में एक गुण का विकास तीव्र गति से होता है, अर्थात कि उसमें याद करने की क्षमता, उसको विषय को समझने की क्षमता है ना अधिक होती है, तो हो सकता है कि उसके दूसरे कार्य करने की क्षमता, जैसे अन्य गुण हो गए, जैसे पेंटिंग करना हो गया या सिंगिंग हो गई या डांसिंग हो गया, तो ये इन चीज़ों में हो सकता है कि कमज़ोर हो, परंतु अगर उसमें याद करने की और समझने की क्षमता अधिक है, ठीक ठाक है, तो वो सारे ही सब्जेक्टों को ठीक ठाक रखता है। जो बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं वे ऊंचाई, आकार, सामाजिक आदि में भी उत्कृष्ट कोटि के होते हैं, और जो बालक मंदबुद्धि के होते हैं उनके अन्य गुणों का विकास कम हो जाता है। कुशाग्र बुद्धि के बालकों की यौन संबंधी परिपक्वता भी शीघ्र ही हो जाता है। इस प्रकार विकास होने वाले गुणों में विकास की दृष्टि से परस्पर सह संबंध रहता है। आठवां है, किसी अवस्था का कल्पित समस्या व्यवहार उस अवस्था का सामान्य व्यवहार होता है। बालक की प्रत्येक अवस्था में कुछ अवांछित व्यवहार भी दिखाई पड़ते हैं, किंतु ये व्यवहार उस अवस्था के लिए स्वाभाविक होते हैं, और जैसे ही वह उस अवस्था को पार कर जाता है वैसे ही ये व्यवहार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जैसे किशोरावस्था में चोरी करना, ठीक है, या फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर जाना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़े होने के बाद में वो जैसे ही किशोरावस्था की अवस्था को पार करते हैं उनमें परिपक्वता आने लगती है, वो मैच्योरिटी आने लगती है उनके अंदर, ठीक है, तो उसके बाद वो ये सारी जो उनकी आदतें होती हैं वो स्वतः ही छूट जाती हैं। किंतु जो माता पिता इन सामान्य नियमों को नहीं समझ पाते हैं
वे अपने बालकों के इस प्रकार के व्यवहार से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बालक बिगड़ता जा रहा है, किंतु उनका विचार ये गलत है और इसके संबंध में उन्हें बच्चे के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, जिससे कि वो खुल करके अपने अंदर जो भी क्रियात्मक परिवर्तन उसके अंदर हो रहा है उसके बारे में वह बता सके अपने पेरेंट्स को। तो ये तो था मानव विकास के नियम। ठीक है, मानव विकास का नियम कंप्लीट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव विकास में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।